नमस्कार दोस्तों, JBR क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है बलवीर और हम SSC कांस्टेबल GD भर्ती परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने कुल 700 क्वेश्चन पर चर्चा कर ली है, जो कि एग्ज़ाम्स जो डे वाइज एग्ज़ाम्स हुआ है उनके हिसाब से हमने वीडियो तैयार करे थे। आप उन वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ पे हमने लिंक पेस्ट कर रखा है, वहाँ लिंक पे क्लिक करके भी आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। और हमने SSC GD के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट पे क्लियर करने से भी जितने भी वीडियो हमने अब तक अपलोड किए हैं SSC GD से रिलेटेड, वो वीडियो में जाकर के आप वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज 701 से शुरू करते हैं। और जो 21 फरवरी 2019 को जो परीक्षा आयोजित हुई थी, उस दिन जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों पर हम लोग चर्चा करते हैं। और पिछले वीडियो के क्वेश्चनों से यानी 700 से कंटिन्यू करते हुए आज हम 701 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 701 बोल रहा है, JNU का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटका के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन हमारे पास में बेलारी जिला, हसन जिला, शिमोगा जिला, मैसूर जिला। तो JNU का पवित्र स्थान जो श्रवणबेलगोला है वो कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो ये जो हसन जिला जो है कर्नाटका का, वहाँ पे स्थित है, हसन जिला कर्नाटका। अब बात करें हम लोग श्रवणबेलगोला क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे क्या है, जो JNU का भगवान गौतमेश्वर की जो 18 मीटर ऊंची प्रतिमा बनी हुई है, जिसका निर्माण जो है गंग वंश के जो मंत्री थे चामुंड राय, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ हर 12 साल में जो है भगवान बाहुबली का, यानी कि जो गोमतेश्वर महाराज है, उनका जो है महामस्तकाभिषेक किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 702, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरोध में था? ऑप्शन है कड़ी उत्पादों पर कर, दूसरा बंगाल का विभाजन, तीसरा नमक कर, चौथा है रोलेट एक्ट। तो महात्मा गांधी ने जो है प्रमुख राष्ट्रव्यापी जो सत्याग्रह है वो रोलेट एक्ट के खिलाफ में चलाया था। नहीं, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, रोलेट एक्ट। अब ये था क्या, इसमें क्या हुआ था कि सर सिडनी थे, उनकी अध्यक्षता में जो है ये रोलेट एक्ट लेके आए थे। जो सेडिशन कमेटी की सिफारिशों पर पारित किया गया था। यह अधिनियम भारतीय लोगों को, यानी भारतीय लोग थे, उनको बिना मुकदमा चलाए जो है हिरासत में रखने की अनुमति थी, एक कैदी के रूप में, यानी उसको हिरासत में रख करके जेल में डाल दिया जाता था। जो 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल से, उसमें क्या हुआ था कि महात्मा गांधी ने जो इसका विरोध करा और ऐसे कानून को अहिंसक बताया, और इसके खिलाफ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने चलाया था, जो 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल के रूप में शुरू होनी थी। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह अभियान चलाने का आह्वान किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 703, गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में किस राजवंश द्वारा किया गया था? यानी गोलकुंडा जो हैदराबाद में बना हुआ किला है, उसका 13वीं शताब्दी में निर्माण हुआ था, वो किनके द्वारा हुआ था? तो ऑप्शन है हमारे पास में चोल, पेरियार, काकतीय और चालुक्य। यानी वहाँ पे किस राजवंश ने इसका निर्माण करवाया था? तो काकतीय राजवंश ने जो है गोलकुंडा किले का, जो कि हैदराबाद में स्थित है, का निर्माण करवाया था। बात करें इसकी, तो 13वीं शताब्दी में जो है काकतीय राजवंश द्वारा कराया गया था, और वर्तमान जो भव्यता है उस किले की, वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 704, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है? यानी एंजियोस्पर्म है, इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास में कोनिफर्स, साइकेड्स और गिंको एंजियोस्पर्म के उदाहरण है। ओके। दूसरा है प्रजनन करने से पहले उन्हें परागकण से गुजरना पड़ता है। तीसरा है फूलों के प्रजनन अंग होते हैं। चौथा है उनके तने, पत्ते और जड़ें होती है। तो ऑप्शन तीनों सही है, बी, सी और डी, ये तीनों ऑप्शन सही है। इसमें जो गलत है ये ए ऑप्शन जो है गलत है, ये इसके जो है एंजियोस्पर्म के उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 405,
तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर कौन था? पहले तो ये बताए तैमूर कौन था। तो तैमूर जो थे वो बाबर का पिताजी थे। बाबर के इन्होंने जो है भारत पर आक्रमण कब करा था? तो ऑप्शन हमारे पास फिरोज शाह तुगलक के समय में, नासिर उद दीन मोहम्मद शाह तुगलक के समय में, अकबर के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो इन्होंने जो है नासिर उद दीन मोहम्मद शाह तुगलक को हरा करके जो है भारत पर जो है भारत पर आक्रमण करा था नासिर उद दीन मोहम्मद शाह तुगलक के समय में। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। अब इन्होंने जो है कब आक्रमण करा था? 1398। कब का आक्रमण करा था? 1398 ईस्वी में इन्होंने जो है आक्रमण करा था। उस समय जो है भारत का शासक कौन था? दिल्ली का सल्तनत का नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 706। गीता गोपीनाथ किस संस्था के मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर काबिज होने वाली पहली महिला बनी थी? तो ऑप्शन है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन और यूनेस्को। तो किसकी बनी थी ये? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। तो हमारा जो बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 707। भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जारी करता है। MSP का पूर्ण रूप क्या है? MSP का पूर्ण रूप हिंदी में बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। और वैसे अंग्रेजी की बात करें तो ऑप्शन में है, तो आप ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से हमें ढूंढना है। ऑप्शन ए है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सेलिंग प्राइस और मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसमें 4 ऑप्शन है। न्यूनतम का हो गया मिनिमम, समर्थन का हो गया सपोर्ट और मूल्य का होगा प्राइस। तो हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट है, अब बात करें हम लोग MSP की, तो सरकार जो है MSP जारी क्यों करती है कृषि उपज के लिए? वो इसलिए करती है, यानी किसानों को जो एक कोई फसल होती है उसको कोई भी मार्केट में फसल अगर जाती है तो किसानों को एक न्यूनतम मूल्य एक डिसाइड करा जाता है कि किसान इससे अगर बेचेगा तो खरीदने वाला इससे नीचे नहीं खरीद सकता है। जैसे किसी भी चीज़ का अगर मूल्य मान लीजिए 2500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से फिक्स करा है, तो 2500 रुपये से स्टार्ट होगी उसकी सेलिंग प्राइस, इसके जो प्राइस है। अब वो बेचेगा, कोई खरीदने वाला खरीदार है तो वो 2500 रुपये से ऊपर ही खरीदेगा, यानी 2500 से यानी 2400 रुपये में प्रति क्विंटल के हिसाब से नहीं खरीदेगा। तो सरकार द्वारा जो समय समय पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है उसी को जो है उसी के आधार पर जो है किसान अपनी फसल बेचता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 708। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। किस अधिनियम या शासन दस्तावेज को इसने प्रतिस्थापित किया था? यानी किसके स्थान पर जो है भारत का संविधान लागू हुआ था, या हम ऐसे कहें कि भारतीय संविधान ने किस अधिनियम का स्थान लिया था, या भारतीय संविधान लागू होने से पहले किस अधिनियम के तहत भारत का शासन चलाया जा रहा था? तो ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1935 और विनियमन अधिनियम 1773। तो इसमें जो है भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1935 जो है इसके स्थान पर जो है भारत के संविधान ने जो है स्थान लिया था। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 709। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, ओजोन। तो शुष्क बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है, तो ए ऑप्शन रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 710। वॉर एंड पीस पुस्तक किसने लिखी थी? यानी वॉर एंड पीस पुस्तक जो है किसने लिखी थी? एंटोन चेखोव, लियो टोल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन। तो जो है वॉर एंड जो पीस पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो लियो टोल्स्टॉय जो है इस पुस्तक के लेखक हैं लियो टोल्स्टॉय। तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा लियो टोल्स्टॉय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 711। जलवायु के संदर्भ में ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? जलवायु के संदर्भ में ITCZ का पूर्ण रूप
क्या है? तो ऑप्शन है हमारे पास में इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन, इस्लांदिक ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन, इंट्रा टेम्परेट कंट्रोल जोन, इंडियन ट्रॉफ कंजर्वेशन जोन। तो इसमें हमारा ऑप्शन है ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा, इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन। ए ऑप्शन रहेगा इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन। ITCZ क्या है? ITCZ क्या होता है? ये गर्म स्थान कह दीजिए इसको। ये जहाँ रहता है वहीं गर्मी होती है। अब जैसे हम बात करें भारत की, तो ITCZ मुख्यतः जो है वो 0 डिग्री अक्षांश रहेगा, यानी भूमध्य रेखा जिसको हम लोग बोलेंगे भूमध्य रेखा जो है इसके ऊपर रहता है। नीचे जो कर्क रेखा है, सॉरी मकर रेखा है, ऊपर है कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से गुजरता है। जैसे जैसे गर्मियों के सीजन में ऊपर आता है, तो जो जून है, जून के महीने में 21 जून की बात करें तो सूर्य जो है कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, तो ITCZ जो है वो यहाँ आ जाता है और धीरे धीरे जो है ये भारत के मानसून को भी जो है अपनी ओर आकर्षित करता है गर्मी में। तो ये क्या करता है, जहाँ पे ये होता है वहाँ पे कम वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है और जो उच्च वायुदाब है जो कम वायुदाब का स्थान लेती है, इस वजह से जो है भारत का जो मानसून है वो भी यहाँ आता है। तो इसको जो ITCZ जो है ये भारतीय मानसून में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 712। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा 2017 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगभग कितने लोगों को घर पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं होता है, यानी नहीं हुआ है वो है। तो ऑप्शन हमारे पास में 2.1 बिलियन, 4.2 बिलियन, 500 मिलियन और 900 मिलियन। तो कितने लोगों को जो है जल उपलब्ध नहीं होता है? तो 2.1 जो बिलियन लोग हैं उनको जल उपलब्ध नहीं होता है। ये 2017 का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो 2017 की रिपोर्ट के अनुसार है, तो ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा 2.1 बिलियन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 713। भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। अब तक की बात कर रहा है कि भारत ने हॉकी में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के लिए पिछली बार स्वर्ण पदक कब जीता था, यानी लास्ट टाइम कब स्वर्ण पदक भारत ने जीता था? तो ऑप्शन है 1980 में, 1984 में, 1976 में और 1988 में। तो लास्ट टाइम भारत ने ओलंपिक्स में कब मेडल जीता था? तो यह है 1980 में जो है भारत ने लास्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद में जो भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल नहीं जीता है ओलंपिक्स की बात करें तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत की हॉकी टीम ओलंपिक्स में अब तक की सबसे सफल टीम है जिसने 8 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं, जो कि 1928 में प्रथम बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और अंतिम बार 1980 में खेलों में भारत चैंपियन के रूप में उभरा है। भारत ने लास्ट टाइम जो है मॉस्को में जो ओलंपिक्स हुए थे वो जो 19 जुलाई 1980 को वहाँ पे जो है स्पेन को 4-3 से हरा करके अपने 8वें और आखिरी ओलंपिक स्वर्ण पदक को सुनिश्चित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 714। भारतीय एथलीट द्युति चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? तो ऑप्शन है भाला फेंक, गोला फेंक, जंपिंग और तेज दौड़। तो जो है द्युति चंद जो है वो तेज दौड़ से जुड़ी हुई है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा तेज दौड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 715। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के बारे में सही नहीं है? यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के बारे में सही नहीं है। 4 ऑप्शन है। यह घर के वयस्क पुरुष द्वारा चोट या नुकसान अथवा चोट या नुकसान की धमकी के मामले में लागू होता है। डोमेस्टिक शब्द में वे सभी महिलाएं शामिल है जो आरोपी पुरुष सदस्य के साथ एक साझा घर में रहती है या रह रही है। चोट शारीरिक, भावनात्मक या आर्थिक हो सकती है। यह कार्यस्थल पर की गई हिंसा पर भी लागू होता नहीं। ये डी ऑप्शन जो है इसके बारे में सही नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा, ये सही नहीं है। बाकी तीनों जो है महिलाओं जो की सुरक्षा अधिनियम जो है
यानी घरेलू हिंसा से संबंधित उसके संबंध में लागू होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 716, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति, यानी कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति जो है किस राज्य से हुई है? तो ऑप्शन हमारे पास तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और केरला। तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 717, एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे के गुणों को खालिस्तान की उनकी क्षमता है, यानी एक दूसरे गुण जो हैं उनको क्या करने की उनकी क्षमता है एसिड और क्षारकों की। तो ऑप्शन है हमारे पास परिशोधित करने की, क्रिस्टलित करने की, निष्प्रभावित करने की और अपनाने की। तो इनकी दोनों की जो है निष्प्रभावित करने की अपनी उनकी क्षमता है, निष्प्रभावित करने की उनकी एक क्षमता है। तो ऑप्शन हमारा सी आंसर रहेगा निष्प्रभावित करने की क्षमता। इनके बारे में लोग तो जान लेते हैं। एक अम्ल और एक क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, यानी दोनों के बीच की जो अभिक्रिया है उसको क्या कहते हैं? उदासीकरण की अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें लवण और जल बनता है। अर्थात क्या होता है? अम्ल प्लस क्षारक को जो है लवण प्लस जल उदासीनीकरण अभिक्रियाओं के उदाहरण है। इस प्रकार से जैसे कुछ उदाहरण है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम सल्फेट और जल बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 718, 2022 फीफा विश्व कप के लिए मेजबान देश कौन सा है? यानी किस देश में 2022 का फीफा विश्व कप हुआ था? ऑप्शन ए जर्मनी, फ्रांस, जापान, कतर। तो कतर में जो फीफा विश्व कप 2000 हुआ था, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा कतर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 719, निम्नलिखित में से कौन सा भू संरक्षण का तरीका नहीं है? भू संरक्षण का तरीका इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है पलवार, अपक्षीणता, अंतरफसल, समोच्च जुताई। तो इसमें जो अपक्षीण जो है, अपक्षय जिसको बोलते हैं, ये इसमें नहीं होता है। बाकी पलवार, अंतरफसल, समोच्च जुताई जो है भू संरक्षण का एक तरीका है। अब बात करें इनके बारे में, तो अपक्षय चट्टान के टूटने और परिणाम स्वरूप सामग्री के परिवहन की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। इस समग्र प्रक्रिया को अक्सर अपरदन के रूप में जाना जाता है। अपक्षय का संबंध मिट्टी के निर्माण से है, न कि क्षरण से। फिर बात करते हैं लोग अंतराशयन, एक ही खेत पर एक साथ दो या अधिक फसलों की खेती है, अंतर फसल की बात हो रही है। तीसरा है पलवार, जिसको हम लोग पतवार भी कहते हैं, एक सुरक्षात्मक परत है जो मिट्टी के ऊपर फैली हुई होती है। पतवार ये या तो कार्बनिक हो सकते हैं और या फिर ये अकार्बनिक हो सकते हैं। अब कुछ कार्बनिक उदाहरण बताएं तो घास की कतरन जो है, पुआल है, छाल के चिप्स है, इसी तरह की सामग्री। और अकार्बनिक की बात करें तो पत्थर, ईंट, चिप्स और प्लास्टिक हो गया। नेक्स्ट समोच्च जुताई की बात करें तो अपनी ऊंचाई समोच्च लाइनों के बाद एक ढाल पर जुताई और या रोपण की कृषि पद्धति है, समोच्च जुताई जिसको बोलते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 720, संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 55। तो भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की शक्ति है। तो अनुच्छेद 368, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा अनुच्छेद 368। भारतीय जो संसद जो है वो संविधान में 3 प्रकार से संशोधन कर सकती है, यानी 3 तरीके हैं संशोधन करने के। पहला है साधारण बहुमत से, दूसरा है विशेष बहुमत से और तीसरा है विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन। इसमें होता क्या है, संविधान संशोधन के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया जाता है। इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित होना है, यानी राज्यसभा में और लोकसभा में। इसके बाद ये विधेयक क्या राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति की सहमति लेना इस पर जरूरी होता है। अगर राष्ट्रपति ने सहमति दे दी तो वह विधेयक जो है पारित हो जाता है और वह जो संविधान में संशोधन हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, एक अधिनियम बन जाता है। विधेयक क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी तो। और इससे जो है संविधान में बदलाव हो जाता है। और अगर राष्ट्रपति ने नहीं दी तो वहीं खारिज हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 721,
2018 के बजट के अनुसार भारत राष्ट्रपति का मासिक वेतन क्या है, यानी भारत का राष्ट्रपति है उसका मासिक वेतन क्या था, 2018 की बात कर रहा है। तो ऑप्शन है 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख और 4 लाख। तो उस समय राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए था, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा 5 लाख रुपए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 722, झूम कृषि को इस प्रकार भी जाना जाता है, यानी झूम कृषि को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है शिफ्टिंग खेती, गहन निर्वाह खेती, व्यापक खेती, व्यवसायिक खेती, जिसको शिफ्टिंग कृषि बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा शिफ्टिंग कृषि। अब बात करें इसकी, इस प्रकार की कृषि में मुख्य रूप से आदिवासी लोगों द्वारा पेड़ों को काटकर और जलाकर वन भूमि का एक टुकड़ा साफ किया जाता है और फसलें उगाई जाती है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झूम को स्थानांतरित कृषि के रूप से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 723, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है, यह एक शहरी सभ्यता थी जहां लोग सुनियोजित कस्बों में रहते थे, सही है। दूसरा है, घर पक्की ईंटों से बने थे, यह भी सही है। तीसरा है, यह वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में लगभग 2500 ईस्वा पूर्व में पुष्पित पल्लवित हुआ था, यह भी ठीक है। पशु का मांस प्रमुख भोजन नहीं, उस समय के लोग शाकाहारी थे, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा, जो कि इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 724, केंद्रीय बजट से खालिस्तान पहले यानी कितने दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण की बात हो रही है, कितने दिन पहले जो है आम बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास 7 दिन पहले, 1 दिन पहले, 15 दिन पहले और 2 दिन पहले। तो ये 1 दिन पहले जो प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा 1 दिन पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण जो है बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता है। यह जो है पहला सर्वेक्षण की बात करें, पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो है 1950-51 में केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 1964 के बाद इसे बजट से अलग कर दिया गया और हर साल बजट सत्र के दौरान बजट पेश किए जाने से पहले इसे पेश किया जाता है। यह दस्तावेज बाध्यकारी नहीं है, फिर भी इसके महत्व के कारण इसे हर साल तैयार किया जाता है और पेश किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 725, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ये महात्मा गांधी जी की जो जयंती है उनके ऊपर जो है स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। इसकी बात करें तो ये महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती यानी 150वीं जयंती को उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए 2014 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 726, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार एक कर्मचारी कितने वर्षों की निरंतर सेवा के बाद ग्रेच्युटी के लिए पात्र हो जाता है। तो ऑप्शन ए है 5 वर्ष की सेवा, 7 वर्ष की सेवा, 15 वर्ष की सेवा, 10 वर्ष की सेवा। तो 5 वर्ष की कंटिन्यू सेवा करने के बाद में एक सरकारी कर्मचारी जो है वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत ग्रेच्युटी के लिए पात्र हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा 5 साल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 727, भारत विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। भारत विश्व शौचालय दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 17 जुलाई, 19 नवंबर, 24 नवंबर और 13 मार्च। तो भारत विश्व शौचालय दिवस जो है वो 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा 19 नवंबर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 728, भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे। भारत में जो है प्रथम महिला कौन थी जो उच्च न्यायालय की न्यायाधीश रही है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के हैं कि प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी जो उच्च न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी है। तो ऑप्शन है कांता कुमारी भटनागर, फातिमा बीबी, आर भानुमति, अन्ना चांडी। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। अन्ना चांडी जो है वो भारत की प्रथम महिला थी जो उच्च न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी है। अब बाकी फातिमा बीबी और कांता भटनागर और आर भानुमति की बात करें तो इसमें जो है लेडीज़ों की बात करें और भी तो अन्ना चांडी जी जो है वो भारत की पहली महिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली देश की पहली महिला थी। अन्ना चांडी की बात करें तो
ये केरला से संबंधित है। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की बात करें तो फातिमा बीबी जी जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। पहली सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की बात करें तो अन्ना चांडी। अब तीसरी बात करें उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की बात करें, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो लीला सेठ का नाम आता है इसमें। तो तीनों का अलग अलग ऑप्शन है, आप इसको जो है लीला सेठ से जो है कंपैरिजन मत करिए, ना ही फातिमा बीवी से इसको कंपैरिजन करिए, तीनों का नाम अलग अलग है। यानी ये उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश नहीं है। पहली न्यायाधीश की बात करें तो अन्ना चांडी है, अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें उच्च न्यायालय की तो लीला सेठ है, और अगर हम लोग जो सर्वोच्च न्यायालय की बात करें यानी उच्चतम न्यायालय की हम लोग बात करें, सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो उसकी न्यायाधीश जो है फातिमा बीवी जी जो है वो पहली न्यायाधीश उसकी रही है, चीफ जस्टिस नहीं, ओनली जस्टिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 729, पक्के टमाटर और तरबूज का लाल रंग किससे प्राप्त करता है? जो पक्के टमाटर और तरबूज हैं वो लाल रंग जो है किससे प्राप्त करते हैं? तो ऑप्शन ए है बिलरुबिन से, मेलेनिन से, लाइकोपिन से और क्लोरोफिल से। तो ये लाइकोपिन से जो है अपना लाल कलर प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा लाइकोपिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 730, भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ यानी कानून के नियम की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन ए है यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, इंग्लैंड, आयरलैंड। तो यह है जो इंग्लैंड के संविधान से लिया है, इसको ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा इंग्लैंड के से रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 731, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की बात करें तो ऑप्शन ए है कूलोम, एम्पियर, वॉट और वोल्ट। तो इसे वाट है, वाट नहीं है, वाट और वोल्ट। तो इसमें जो कूलोम जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश की एसआई जो इकाई है वो कूलोम है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा कूलोम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 732, खालिस्तान को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। किसको गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है कपास, रबर, गेहूं, पटसन या जूट। जूट जो है गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा जूट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 733, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति निम्न में से किसको माना जाता है? यानी किस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर रहा है। तो ऑप्शन है जो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का हो और किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता हो, यानी जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक हो और वह पढ़ना और लिखना जानता हो किसी भी भाषा में, वो साक्षर माना जाएगा। दूसरा है जो 5 वर्ष और उससे अधिक आयु का हो और किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता हो। तीसरा है जो किसी भी भाषा में स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम हो। चौथा है जो किसी भी भाषा में अपना नाम लिखने में सक्षम है, नहीं, जिसकी आयु कम से कम 7 वर्ष होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कम से कम 7 वर्ष होनी चाहिए या उससे अधिक हो भी सकती है। उस व्यक्ति को जो है किसी भी भाषा में, चाहे वो कोई भी भाषा हो, उसमें उसको पढ़ना आता हो और उस भाषा में उसको लिखना आता हो, अगर दोनों चीज़ें आती है तो वह साक्षर माना जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का हो और किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता हो। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा, वह साक्षर माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 734, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है? ओलंपिक में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए है फेंसिंग, स्क्वॉश, फुटबॉल, साइकिलिंग। तो इसमें जो स्क्वॉश जो है वो जो है ग्रीष्मकालीन खेलों में शामिल नहीं है। ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा। बाकी बात करें ओलंपिक्स में कितने खेल होते हैं, तो अभी 2024 जो पेरिस में जो ओलंपिक हुए थे उनमें 32 खेल जो है कार्यक्रम थे, जिनका विवरण जो है हमने लिस्ट में दिया है। अगर आपको इन क्वेश्चनों को डिटेल से पढ़ना है, इनका आंसर को डिटेल से पढ़ना है और आपको इसका PDF फॉर्मेट चाहिए पढ़ने के लिए, तो आप JBR क्लासेज व्हाट्सएप चैनल और JBR क्लासेज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 735, ह्यूमस खाद मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा है? यानी जो ह्यूमस जो है वो मिट्टी की किस परत का हिस्सा है? तो ऑप्शन ए है मूल चट्टान परत का, उप परत का, ऊपरी परत का और नीचे की परत का। तो ये जो ऊपरी परत का हिस्सा है ह्यूमस जो है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा ऊपरी परत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 736, भारत की कौन सी क्रांति बेहतर उत्पादन, प्रौद्योगिकियों में अधिक ज्ञान का इनपुट, तेजी से दुर्लभ भूमि संसाधनों की उत्पादकता कैसे बढ़ा सकता है? उसका एक प्रभावी उदाहरण है। यानी कि जो भारत की जो कौन सी क्रांति है जो बेहतर उत्पादन, प्रौद्योगिकियों में अधिक ज्ञान का इनपुट, तेजी से
दुर्लभ भूमि संसाधनों की उत्पादकता कैसे बढ़ा सकता है, उसका एक प्रभावी उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारे पास सफ़ेद क्रांति, हरी क्रांति, लाल क्रांति और नीली क्रांति। जो हरी क्रांति जो है ये जो है एक प्रभावी उदाहरण है जो उत्पादन भी बढ़ाया जिन्होंने जो है प्रौद्योगिकी है उनके अंदर तेज़ी से जो ज्ञान दिया है जो भूमि के संसाधनों की उत्पादकता बढ़ाने के अंदर में, तो हमारा हरित क्रांति है, इसको हम लोग हरी क्रांति भी कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा, हरी क्रांति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 737। पानी का पीएच इसकी अम्लता को दर्शाता है, यानी पानी का जो पीएच मान है उसकी अम्लता को दर्शाता है। शुद्ध पानी का सामान्य पीएच क्या है, यानी सामान्य पीएच मान जो है क्या है शुद्ध पानी का? तो ऑप्शन ए हमारे पास 1.5, 7, 6 और 4। जो सामान्य पानी का पीएच मान जो है वो 7 होता है, यानी उदासीन जिसको हम लोग बोलते हैं, उदासीन हम जिसको बोलते हैं। वैसे अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके अलग अलग मत दिए हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। शुद्ध पानी का पीएच मान तो हमने 7 बता दिया कि 7 होता है, जो उदासीन होता है। यह मान पानी के अम्लीय व क्षारीयता होने की अभिव्यक्ति नहीं करता है, इसे तटस्थ माना जाता है। पीएच स्केल पर क्या होता है, 0 से 14 तक के जो है अंक खुदे होते हैं, जिनमें 0 जो है सबसे अम्लीय और 14 जो है सबसे क्षारीय प्रदर्शित करता है। यानी कि हम अम्लता की बात करें तो 0 से लेकर के 6 तक जो अंक होते हैं वो होते हैं आपके अम्लीय, और 8 से 14 तक जो है वो क्या करता है, क्षारीयता को दर्शाता है। 7 की बात करें, 7 जो उदासीनता को दर्शाता है। अब बात करें जो पानी के पीएच मान के बारे में सामान्य जानकारी की, तो उसमें होता क्या है कि पानी के पीएच मान को मापने के लिए लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पानी की पीएच को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो लिटमस पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बात करें ज़्यादातर जो पानी की जो कण होते हैं जिसके पीएच मान की बात करें तो 6.5 से 8.5 के बीच होते हैं, यानी कब कहाँ होते हैं, 6.5 से 8.5 के बीच होते हैं। सतह के पानी का पीएच मान 6.5 से 8.5 के बीच होता है, जो हमने अभी बात कर ली। उसके बाद में भूजल का पानी है उसका 6 से 8.5 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 738। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है, जिनको संगीत का वेद भी कहते हैं, वो कौन सा वेद है? तो ऑप्शन है हमारे पास सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो कौन सा वेद है जो कि संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है? तो सामवेद को जो है संगीत का वेद भी कहते हैं, तो ऑप्शन है हमारा आंसर रहेगा सामवेद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 739। भारत का कौन सा शहर वार्षिक मरु महोत्सव का आयोजन करता है? ऑप्शन ए है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर। तो जैसलमेर में जो है मरु महोत्सव, वार्षिक मरु महोत्सव का आयोजन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 740। बाबर 1526 से लेकर औरंगजेब 1707 तक के मुगल अधिक शक्तिशाली थे और इसलिए इन्हें मुगल के किस नाम से जाना जाता था, यानी मुगलों का कौन सा नाम था जिसके नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन ए है प्रारंभिक मुगल, बहादुर मुगल, बाद के मुगल, महान मुगल। तो इनको महान मुगलों के नाम से जाना गया है, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक का। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा महान मुगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 741। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने, जो बोध गया में महाबोधि मंदिर बने हुए हैं उस परिसर में जो पहला मंदिर है वो किसने बनाया था? तो ऑप्शन है हमारे पास अशोक, उपाली, संभूति, आनंद। तो इसमें जो है अशोक ने जो है पहला मंदिर बनवाया था, ऑप्शन ए है अशोक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 742। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित कौन से वर्ष में की गई थी, यानी निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ए है 1927, 1935, 1941, 1948। तो 1935 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करी गई थी, जो कि 1926 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी, जिसे रॉयल कमीशन भी कहते हैं। आरबीआई अधिनियम यानी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में पारित किया गया था और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था और आरबीआई जो है 1 रुपये को छोड़कर सभी नोट जारी करता है और नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होते हैं और उस पर लिखा होता है कि मैं धारक को कितना रुपए देने का वचन अदा करता हूँ, यानी 10 रुपये तो 10 रुपये, मैं धारक को 10 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ।
और अगर 100 है तो 100, 1000 है तो 1000 रुपये लिखा हुआ मिलता है। अब बात करते हैं 1 रुपये पे। तो 1 रुपये जो है, 1 रुपये का नोट या 1 रुपये का जो सिक्का है वो भारत का वित्त मंत्रालय जो है, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, और जिसके ऊपर में जो है वित्त मंत्रालय के जो वित्त सचिव होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। तो पूछा जाए आपसे कि 1 रुपये के नोट के ऊपर किनके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 743। खालिस्तान के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। जो मूलभूत कर्तव्य हैं वो किसके तहत, यानी कौन से अनुच्छेद में इनका उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास 51A, 35, 24A और 60। तो 51A में जो है मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी जिसको बोलते हैं उनका उल्लेख किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। इनको जो है 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जो कि भारतीय संविधान में भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A जोड़ करके जो है मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। पहले जब मूल रूप से इसके अंदर में कितने थे? 10 जो है मूल कर्तव्य थे। फंडामेंटल ड्यूटीज पहले की 10 थी। उसके बाद में 86 में जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, कब हुआ? 2002 में। उसके तहत जो है 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। वर्तमान में इसके अंदर में 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 744। वरिष्ठ भारतीय राष्ट्रीय स्नूकर पुरुष का खिताब 2019 किसने जीता है? तो ऑप्शन ए है आदित्य मेहता ने, मनन चंद्र ने, पंकज अडवाणी ने और गीत सेठी ने। तो इसे पंकज अडवाणी ने ये जो है खिताब जीता, तो ऑप्शन सी आंसर रहेगा पंकज अडवाणी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 745। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है? राष्ट्रीय आय की, नेशनल इनकम। ऑप्शन ए है आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि, प्रशंसा विधि। जो इसमें जो आय विधि, उत्पाद विधि, आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि, तीनों जो है वो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है इनकी तीनों विधियों के द्वारा। एक प्रशंसा विधि जो है इसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना नहीं की जाती, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। यह जो राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि नहीं है। ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 746। प्याज काटते वक्त आंखों में जलन और आंसू पैदा करने में कारक रूप रासायनिक प्रक्रिया से निम्न में से क्या उत्पन्न होता है जिसके कारण से आंखों में आंसू आते हैं प्याज काटते में? ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसेटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास में। किस कारण से प्याज काटते समय आंखों में आंसू आते हैं? तो इसका रीजन है सल्फ्यूरिक एसिड का रीजन है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 747। भारत में बचपन बचाओ आंदोलन यानी BBA के संस्थापक कौन थे? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है बेजवाड़ा विल्सन, कैलाश सत्यार्थी, लक्ष्मी अग्रवाल, कीर्ति भारती। तो जो कैलाश सत्यार्थी जी थे ये जो है बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे। बात करें बचपन बचाओ आंदोलन की तो ये 1980 में शुरू किया गया था, जो अब तक 80,000 से अधिक मासूमों के जीवन को तबाह होने से बचा चुके हैं। बाल मजदूरी कुप्रथा भारत में सैकड़ों साल से चली आ रही थी। कैलाश सत्यार्थी ने इन बच्चों को इस अभिशाप से मुक्त दिलाना ही अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। तो बचपन बचाओ आंदोलन जो है कैलाश सत्यार्थी जी द्वारा 1980 में चलाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 748। मेघदूत के लेखक कौन थे? जो मेघदूत बुक है उनके लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए है तुलसीदास जी, कालिदास जी, गंधर्व, वाल्मीकि जी। तो कालिदास जी ने जो है और मेघदूतम पुस्तक लिखी थी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा कालिदास।49 क्वेश्चन नंबर 749। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से किस वर्ष में बोरीबंदर और ठाणे के बीच चली थी? तो ऑप्शन ए है 1854 में, 1864 में, 1876 में, 1853 में। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन 1853 ईस्वी को बोरीबंदर से ठाणे के बीच चलाई गई थी, जिसकी लंबाई कितनी थी? 34 किलोमीटर थी। कितनी थी? 34 किलोमीटर थी। जो कि फिक्स तारीख की बात करें तो 16 अप्रैल 1853। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 750। कौन सा वेद मुख्य रूप से त्याग के कर्मकांड कार्य के साथ व्यवहार करता है? यानी त्याग के
कर्मकांड, यानी कर्मकांड से संबंधित जो वेद है वो कौन सा है? तो ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। जो यजुर्वेद जो है वो कर्मकांडों से संबंधित है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा यजुर्वेद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 751। खालिस्तान अध्यादेश के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी किस अध्यादेश के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1969, 1976, 1954, 1963। तो 1969 में जो है एक अध्यादेश जारी करके भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो बात करें इसकी, ये होता क्या एक्चुअल में, राष्ट्रीयकरण जो है निजी हाथों से जो है राज्यों को एक उपक्रम के स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण है। यानी क्या होता है, कोई प्राइवेट बैंक है उसको गवर्नमेंट अपने हाथों में ले लेती है, तो उसको राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहते हैं। उस समय जो है 1969 में जो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी, जिन्होंने भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण जो है 19 जुलाई 1969 को उन्होंने करा था। उसमें उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। यह भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान हुआ था। दूसरी बार की बात करें तो 15 अप्रैल 1980 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और ये छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। भारत में अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 752। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है अरुणा असफ अली, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 753। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीती है? ऑप्शन ए है विदर्भ, सौराष्ट्र, तमिलनाडु, मुंबई। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है मुंबई ने सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी जीता है। अब बात करें, अगर आप नहीं जानते हो कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 754। निम्नलिखित में से कौन एक एम्फीबियन उभयचर नहीं है? यानी एम्फीबियन जो है इनमें से कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए है मेंढक, कछुआ, टोड और सेलामेंडर। तो इसमें कछुआ जो है वो एम्फीबियन उभयचर नहीं है। वैसे बात करें एम्फीबियन की, तो ये पानी और ज़मीन दोनों पे रह सकता है, उसको एम्फीबियन कहते हैं। परंतु कछुआ जो है, कछुआ में रीढ़ की हड्डी होने के कारण से, यानी रीढ़ की हड्डी होने के कारण से ये एम्फीबियन न होकर के उसको जो है सरीसृप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरीसृप कहा जाता है। बात करें इसके बारे में जानने की, उभयचर वे जानवर होते हैं जो जमीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं। मेंढक, टोड, सेलामेंडर, न्यूट जैसे जानवर उभयचर होते हैं। कछुआ जमीन और पानी दोनों में रह सकता है, लेकिन यह एक सरीसृप है। इसका कारण क्या है? कछुए में रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए इन्हें सरीसृप माना जाता है। कछुओं का शरीर कवच से ढका होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 755। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है? यानी लोकतंत्र के संदर्भ में अच्छा तर्क नहीं है। ऑप्शन है लोकतंत्र लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह है, लोकतंत्र अन्य लोगों की तुलना में अधिक समृद्ध है, लोकतंत्र के लोग स्वतंत्र और सम्मान महसूस करते हैं, लोकतंत्र में संघर्षों का बेहतर समाधान होता है। तो इसमें क्या होता है? लोकतंत्र अन्य लोगों की तुलना में अधिक समृद्ध है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा इसमें अच्छा तर्क नहीं है। बाकी जो है लोकतंत्र लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह होता है, स्वतंत्रता और समानता महसूस करते हैं, और जो लोकतंत्र संघर्षों का बेहतर समाधान है, ये तीनों इसके सही तर्क हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 756। जैविक आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जैविक आवर्धन के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन ए है इसकी अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर है, इसकी अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पर है, रसायन पानी या मिट्टी से अवशोषण के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, यह पारिस्थितिक तंत्र के स्तर पर निर्भर करता है, निर्भर कर बदलता रहता है। तो ऑप्शन इसमें जो है ए भी सही है, शीर्ष स्तर पर है, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है, ये भी ठीक है, निर्भर ये जो है पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर करके बदलता रहता है, ये भी ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है हमारा सही नहीं है, निचले स्तर पर है, ये ऑप्शन जो है हमारा असत्य कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 757। गिद्दा किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ऑप्शन ए है असम, उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल। तो सी ऑप्शन हमारा रहेगा, गिद्दा जो पंजाब की एक राज्य की नृत्य शैली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 758। कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, राजस्थान,
हरियाणा, पंजाब। तो हरियाणा जो है वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की जो है मेजबानी करता है। तो ऑप्शन सी वाला आंसर रहेगा हरियाणा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 759। प्रति व्यक्ति ग्रीष्म ओलंपिक पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर है? अब तक की बात हो रही है। तो ऑप्शन है जापान, हंगरी, फिनलैंड, नीदरलैंड। तो फिनलैंड जो है वो प्रति व्यक्ति ग्रीष्म ओलंपिक पदक तालिका में प्रथम स्थान पर है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा फिनलैंड। अब बात करें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में फिनलैंड ने 25 खेलों में 101 स्वर्ण पदक जीते हैं। फिनलैंड ने प्रति 10 लाख निवासियों में लगभग 18 स्वर्ण पदक अभी हासिल किए हैं। फिनलैंड ने कुल 303 ओलंपिक पदक जीते हैं। यानी कुल ओलंपिक की स्वर्ण की बात करें तो 101 है, कुल की बात करें तो 303 है। अब कुल ओलंपिकों में जो प्रति 10 लाख की बात करें तो लगभग 55 पदक जीते हैं प्रति 10 लाख व्यक्तियों ने फिनलैंड में। ओलंपिक खेल जनसंख्या के आधार पर फिनलैंड सबसे सफल देश है और ओलंपिक पदक जीतने की संख्या भी जो है फिनलैंड के पास सबसे ज़्यादा है। फिनलैंड की जनसंख्या जो है 5.54 मिलियन है। 1908 से फिनलैंड ने हर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लिया है और पदक जीते हैं। 175 स्वर्ण पदकों के साथ हंगरी जो है दूसरा स्थान रखता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पदक तालिका में जापान के 142 स्वर्ण पदक हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पदक तालिका में नीदरलैंड के पास 85 स्वर्ण पदक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 760। नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो नालियों को साफ करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 761। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जीवाणु से होती है? तो ऑप्शन ए है चेचक, छोटी चेचक, दूसरा रेबीज, तीसरा क्षय, चौथा चेचक। तो इसमें क्षय जो है वो जो है जीवाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा क्षय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 762। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तसंगपो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कर्णाफुली, मेघना, जमुना, पद्मा। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जो है इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा जमुना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 763। यथा जनवरी 2019 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? जनवरी 2019 की बात हो रही है तो कमलनाथ, शिव दहरिया, कवासी लखमा, भूपेश बघेल। तो 2019 में जो है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कौन थे? तो उसमें भूपेश बघेल जी थे, वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। वर्तमान की बात करें तो विष्णुदेव राय जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, जिन्होंने 2023 में ये पद संभाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 764। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है शुंग वंश का, पल्लव वंश को, नंद वंश को, चालुक्य को। तो जो नंद वंश को हरा करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। अब बात करें चंद्रगुप्त मौर्य जी की तो इन्होंने 322 ईस्वी पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक कौन था? घनानंद को हरा करके पाटलिपुत्र पर कब्जा किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को चालुक्य या कौटिल्य के नाम के एक बुद्धिमान जो व्यक्ति थे उन्होंने समर्थन दिया था। 305 ईस्वी में 300 ईसा पूर्व की बात हो रही है, 322 ईसा पूर्व में तो इन्होंने कब्जा करा था और 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पूरा उत्तर भारत एकजुट था। उन्होंने जैन धर्म अपनाया और भद्रभाव के साथ शरण बेलगुला चले गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 765। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? जो केंद्रीय बजट की बात हो रही है पहले बजट की, वो किसने प्रस्तुत करा था स्वतंत्र भारत का? तो ऑप्शन ए है आर के सन्मुख सेठी ने, सी डी देशमुख ने, मौलाना आज़ाद ने और एन वी गॉडगिल ने। तो ये जो आर के सन्मुख सेठी जी थे, इन्होंने जो है भारत का स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है पेश करा था। इन्होंने कब करा था? ये 26 नवंबर 1947 को जो इन्होंने पहला बजट प्रस्तुत करा था। वित्त वर्ष 1959 से 1961 और 1963-64 के लिए तथा 1962-1963 के अंतरिम बजट सहित केंद्रीय बजट मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
1959 से 1961, 63-64 के लिए तथा 1962-63 के अंतरिम बजट सहित केंद्रीय बजट जो है मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। पहला बजट जो है R.K. षणमुख सेठी ने, जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 766। सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन किस हिंदी लेखक की श्रेष्ठ कृतियाँ हैं? ऑप्शन ए है हरीश चंद्र, प्रेमचंद, भीष्म साहनी, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये जो है हमारा मुंशी प्रेमचंद जी की जो है सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ है सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 767। भारत में राजकोषीय वर्ष किसके बीच मनाया जाता है? यानी कौन सी अवधि के बीच में जो है राजकोषीय वर्ष या फिनेंशियल वर्ष मनाया जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून, 31 मार्च से 1 अप्रैल, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है फाइनेंशियल वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 768। पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने साल पहले समुद्रों में शुरू हुआ था? यानी समुद्रों में जो जीवन शुरू हुआ था वो कितने साल पहले शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है 1 मिलियन, 100 मिलियन, 3.5 बिलियन और 500 मिलियन। तो पृथ्वी पर जीवन जो है कब शुरू हुआ था? तो 3.5 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर पानी में जीवन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 769। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए है हिमालय, विंध्यन, सतपुड़ा, अरावली। तो भारतीय उपमहाद्वीप की जो सबसे पुरानी जो श्रृंखला है वो है अरावली पर्वत श्रेणी है, जो कि राजस्थान में स्थित है और इसकी सर्वोच्च ऊंचाई जो है गुरु शिखर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 770। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, लाहौर में, कोलकाता में, मुंबई में। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कोलकाता में स्थित है, जो कि 1906 से 1921 के बीच महारानी विक्टोरिया के भारत में 25 साल के शासन के उपलक्ष्य में बनाया गया था। स्मारक जवाहरलाल नेहरू रोड के पास हुगली नदी के किनारे जमीन पर स्थित है। लॉर्ड कर्जन जो भारत के तत्कालीन वायसराय थे, उन्होंने जनवरी 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर उनके लिए एक शानदार स्मारक स्थापित करने का प्रस्ताव जनता के सामने रखा था। 4 जनवरी 1906 को प्रिंस ऑफ वेल्स किंग जॉर्ज पंचम ने आधारशिला रखी। इसे औपचारिक रूप से 1921 में जनता के लिए खोला गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 771। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? यानी भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा जो है कहाँ से, कौन से देश से ली गई थी? तो ऑप्शन है इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और रूस। तो रूस, ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। रूस से जो है पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा ली गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 772। पहला मुगल सम्राट बाबर कहाँ से आया था? ऑप्शन ए है फरगना से, फारस से, सीरिया से, यूनान से। तो फरगना, ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा फरगना से। बाबर की बात करें तो बाबर भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। उसने 1526 से 1530 ईस्वी तक यानी मुगल वंश पर शासन किया था। बाबर फरगना से भारत आया था। बाबर 1494 ईस्वी में फरगना के सिंहासन के लिए सफल हुआ, जब वह केवल 12 वर्ष का था। उसे उज्बेक यानी मंगोल दल के आक्रमण के कारण अपने पैतृक सिंहासन को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। वह अपने पिता की तरफ से तैमूर का वंशज था और अपनी माँ की तरफ से चंगेज खान का वंशज था। उसने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और 1526 ईस्वी में दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। उन्होंने 1527 में खानवा में मेवाड़ के राणा सांगा को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। तुजुक ए बाबर की आत्मकथा है। 1530 में आगरा में इनकी मृत्यु हो गई थी। यह है बाबर के बारे में संक्षिप्त विवरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 773। किसी गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर संविधान के अनुच्छेद 22 और आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है पुलिस हिरासत में दिए गए बयानों को आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार है। 15 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों को केवल पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता है। जिस अपराध के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, गिरफ्तारी के उस समय अपराध को सूचित किया जाना
इसमें जो है ए ऑप्शन जो है वो कथन सही नहीं है। जो कोई कैदी जो है या कोई गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति है, अगर वो पुलिस की कस्टडी में है तो उसके द्वारा जो पुलिस ने बयान लिए हैं उस बयान को सबूत के तौर पर जो है कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा, उसको मान्य नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है जो है वो इसमें क्या है, इस्तेमाल किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता है इसमें। तो यही ऑप्शन जो है सत्य नहीं है। बाकी 24 घंटे के भीतर जो है उसको मजिस्ट्रेट का प्रस्तुत करना होगा, और 15 साल से कम उम्र के लड़का या लड़की को थाने में नहीं बुला सकती, ये भी सही है। जिस अपराध के लिए व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा है, गिरफ्तार के समय उस व्यक्ति को सूचित करना पड़ेगा कि हमने इस गिरफ्तार के कारण, इस वजह से आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, कारण बताना जरूरी है। बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 776। 2018 में घोषित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करते हैं तो ऑप्शन ए स्वर्गीय शशि कपूर को, स्वर्गीय यश चोपड़ा को, स्वर्गीय राजेश खन्ना को, स्वर्गीय विनोद खन्ना को। जो स्वर्गीय विनोद खन्ना जी जो है इनको जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 775। ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है एक औसत मानव की क्षणिक सीमा 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक होती है। दूसरा है तापमान या माध्यम के निरपेक्ष ध्वनि की गति समान रहती है। तीसरा है ध्वनि निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती है। चौथा है ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। तो ऑप्शन जो है ए सही है, ऑप्शन सी भी सही है, निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती है। ऑप्शन डी भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है ध्वनि की गति समान नहीं, ध्वनि के तापमान के ऊपर निर्भर करता है ध्वनि की गति। तो ऑप्शन बी जो है ये इसके लिए असत्य कथन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं इनका अगर PDF फॉर्मेट चाहिए पेपर के हिसाब से, तो आप जो है JBR क्लासेज व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से जो है इनका PDF फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर दोस्तों अब तक पढ़ाए गए क्वेश्चनों का अगर आपको देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है SSC GD के नाम से, वहाँ पे जा कर के भी ले सकते हैं। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो है सभी वीडियो का लिंक जो है पेस्ट किया गया है, वहाँ जाकर भी आप इन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल JBR क्लासेज को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम इस प्रकार के और वीडियो लाते रहें। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि SSC GD नहीं, SSC के जितने भी पेपर होते हैं उन सभी के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ एक एक करके। आपका बस सहयोग चाहिए। धन्यवाद।